हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम तुम सबके ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और आज मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं अगला पार्ट तुम्हारे चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो मैं ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवा चुकी हूँ। तीनों टाइप ऑफ डिसीजंस तुम्हारे इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, तीनों के बारे में मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। ये आज उससे अगला पार्ट रहने वाला है, थर्ड या फोर्थ पार्ट है ये, जहां पर आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मेरी पिछली वीडियोस देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है सारे सब्जेक्ट्स की, उन प्लेलिस्ट को सेव कर लो सो दैट कभी भी जरूरत पड़े उन प्लेलिस्ट को देख के कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक तुम कर सको। मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। चलो, बहुत ज्यादा नीचे करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग वाली स्लाइड पे। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग से आज हमें स्टार्ट करना है। इसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास हैं। हमारा फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला है। वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी वीडियोस को ध्यान से सुन लिया करो। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? देखो, बहुत सिंपल बात है। तुम अपनी जो बुक 1 में पढ़ के आए हो, बुक 1 में तुमने सबसे पहले पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में। फिर तुमने बुक 1 में पढ़ा कि मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। वही सेम चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम ओवरऑल हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ करते हैं अपने फाइनेंसेस के साथ। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप करेंगे, जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं? हम फ्यूचर के लिए गोल सेट करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है ना, उस हिसाब से कुछ प्लान बनाते हैं लिखित में कि हमें ऐसे 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 काम करना है। वही सेम चीज, वही सेम प्लान अगर तुम पैसे का, फाइनेंस का बनाओ तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देंगे। तुम बुक 1 में ऑलरेडी मैनेजमेंट पढ़ के आए हो, बुक 1 में ऑलरेडी प्लानिंग पढ़ के आए हो, उसी के आगे बस मैं एक नया शब्द लगा रही हूँ, फाइनेंस, यानी कि मनी, यानी कि पैसा। ठीक है ना? प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स। प्लानिंग में क्या करते थे? एस्टिमेट करते थे कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, गोल बनाते थे, है ना। एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स यानी तुम एक गोल बना रहे हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स। फिर एक प्लान बनाया जाता है कि ये जो 10 लाख रुपए की मुझे जरूरत है, ये 10 लाख रुपए यानी जो मेरा गोल है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले गोल बना रहे हैं, फिर प्लान बना रहे हैं कि उस गोल को कैसे पूरा करना है। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि पहले हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि मुझे कितने पैसे की जरूरत होगी। फिर मैं ये देख रही हूँ कि जो भी पैसे की मेरे को जरूरत होगी, वो पैसा मैं कहाँ कहाँ से ला सकती हूँ, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहां जहां से मैं वो पैसा ला सकती हूँ फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि अनगिनत टाइम पीरियड के लिए, कि ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए प्लान कर रहे हैं। एक बार में यूजुअली हम एक साल की प्लानिंग कर लेते हैं या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है ना? तो हम अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि मुझे कितने पैसे की जरूरत है, जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा कहाँ से आएगा, और एक गिवन टाइम पीरियड के लिए, यूजुअली ये 1 ईयर के लिए ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ताकि जब भी मुझे पैसे की जरूरत हो, जितने पैसे की जरूरत हो, उस टाइम पे उतना पैसा मेरे पास अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे पास पड़ा सिर्फ 2 लाख रुपए है। ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि 10 लाख की जरूरत है और मेरे पास इकट्ठा मैंने कर लिया 15 लाख। ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में तो भैया मेरे पास 8 लाख रुपए है ही नहीं। इस केस में तो आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, और इस केस में मेरे पास एक्सेस मनी है, तो जो बचा हुआ 5 लाख रुपए है वो वेस्ट हो रहा है पड़ा। ठीक है ना? तो मैं चाहती हूँ कि जितना पैसा मेरे को चाहिए और जब चाहिए, अगर मुझे ये चीज 1 महीने बाद चाहिए तो 1 महीने बाद मुझे पैसा मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए 15 लाख मिलेगा पर 3 महीने बाद मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना अवेलेबल हो जाए, ये चीज हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस सच एज फॉर परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस। हम क्यों एस्टिमेट कर रहे हैं? इसीलिए तो एस्टिमेट कर रहे हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि फ्यूचर में अवेलेबिलिटी हो मेरे पास फंड्स की। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स यानी कि बेस्ट पॉसिबल यूज कर सके हम अपने फंड्स का। ठीक है, सो दैट फंड्स आर नॉट लेफ्ट आइडल। पैसा खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने बोला, इस केस में 10 लाख की जरूरत है, इकट्ठा 15 लाख हो गया, तो जो बचा हुआ 5 लाख रुपए है वो फालतू मेरे पास पड़ा है, पैसा वेस्ट हो रहा है पड़ा, है ना। इस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट करती तो शायद रिटर्न आ जाता। तो मैं क्या चाहती हूँ कि भैया मेरे को जितना पैसा चाहिए एग्जैक्टली उतना ही पैसा मिले, ना तो मेरे पास
अंडर हो मनी या ना तो मेरे पास ओवर हो मनी, और जिस टाइम पीरियड पे चाहिए एग्जैक्टली उसी टाइम पे मुझे मिल जाए, ना उससे पहले ना उसके बाद, ठीक है। और फिर जो पैसा मिला है उसको सही तरीके से यूज किया जा सके, सो दैट मेरे को जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? इंपॉर्टेंस क्या है, देखो यहाँ पे FALSE फॉल्स, ठीक है, ये मेरा एक्रोनियम है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट्स। इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर तुम प्लान करोगे तभी तो तुम सही तरीके के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा पाओगे, वरना तो भैया तुम कहीं भी पैसा वेस्ट कर दोगे। अगर अच्छे से प्लानिंग करोगे तभी तुम कंपेयर करोगे, है ना, सभी प्रोजेक्ट्स के एडवांटेजेस और उनमें रिस्क, और फिर जाकर ही तुम जो है फाइनली सही प्रोजेक्ट में पैसा लगा पाओगे, ठीक है। और कंपेयर करना मतलब कि तुम प्लान कर रहे हो, ठीक है। अवॉइड बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज। कोई भी बिजनेस में शॉक, सरप्राइज या बोला जाए रिस्क जो है, तुम उसको अवॉइड कर सकते हो। कैसे अवॉइड कर सकते हो? क्योंकि तुमने तो एडवांस में ही एंटिसिपेशन कर लिया ना। अगर तुम्हें याद है चैप्टर 4 प्लानिंग में भी तो हम यही पढ़ते थे कि हम एडवांस में ही सब कुछ सोच रहे हैं, तो फ्यूचर में आने वाले रिस्क को हम अवॉइड कर पा रहे हैं। सेम वही कहानी है यहाँ पे, ठीक है। बस ये पैसे के बारे में है, बस ये सेम टू सेम कहानी किसके बारे में है? पैसे के बारे में है, ठीक है। चलो, लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक किया जा रहा है क्योंकि आज की डेट में मैं बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है। तो मैं फ्यूचर सेल के बारे में आज ही सोच रही हूँ। देखो, फ्यूचर की सीढ़ी आज ही मैं चढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। सेटिंग अप द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेरे पास टोटल कितना डेट और कितना इक्विटी होना चाहिए। इन दोनों के बीच की जो रेशो है वो आइडल होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, वरना मेरे को लॉसेस हो सकते हैं। तो डेट और इक्विटी की क्या रेशो होनी चाहिए, सबसे अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अगर ये मैं सेट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एस्टिमेटिंग ऑप्टिमम फंड्स, हाँ, कि कितना पैसा मेरे को चाहिए। 10 लाख चाहिए तो 10 लाख ही मैं एस्टिमेट कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट ना तो पैसा वेस्ट हो और ना ही मेरे को कम पैसा मिले। एग्जैक्ट जितना पैसा चाहिए मैं उतना एस्टिमेट करती हूँ, सो दैट उतना ही पैसा मैं इकट्ठा कर सकूं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा टॉपिक खत्म होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब इसके आगे हमारे पास दो टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या? वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर जो हमारा इबिट्टा, EPS एनालिसिस होता है ना, वो वाला चीज जो है हम इसके बाद अगली वीडियो में करेंगे। आज अभी हम करते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि हम कैसे, कि हमारे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर सकती हैं। पर उससे पहले समझते हैं वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल होती क्या है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले समझते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में, ठीक है। कैपिटल का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि कितना पैसा हमारे पास है, जो पैसा हमने अपने बिजनेस में ओनर्स ने लगा रखा है, ठीक है ना। जो पैसा बिजनेस में ओनर्स ने लगा रखा है उसको कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल दो तरीके की होती है, एक होती है वर्किंग कैपिटल, दूसरी होती है फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल होती है वो होती है लॉन्ग टर्म के लिए, या मैं बोलूँ वो होती है मेजरली फिक्स्ड एसेट्स के लिए। फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाने के लिए फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है। ये हमें बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, और ये एक ही बार मोस्टली चाहिए होती है। मतलब, या मैं बोलूँ बहुत, ऐसा नहीं कि हर रोज चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे हर रोज इसका पैसा चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मुझे लैंड चाहिए तो मुझे एक ही बारी में बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए होगा। लेट्स से मुझे 50 लाख रुपए चाहिए होंगे, पर वो एक ही बार चाहिए होंगे। एक बार मेरे को लैंड खरीदना है, 50 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए मैंने लगा दिए। अब मुझे दोबारा जब तक कुछ और नहीं खरीदना तब तक इसकी जरूरत नहीं है। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है ना, ऐसा नहीं कि मुझे हर रोज अपने बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए, एक बार चाहिए पर बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए। और क्यों चाहिए? ताकि मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकूं। इस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा रिटर्न मिलता है। पर डे टू डे में इसका कोई माथापच्ची, कोई झंझट इसका डे टू डे में नहीं होता, ठीक हो गई बात। इसमें हम यूजुअली अपनी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सारी चीजें खरीदते और बेचते हैं। फिक्स्ड एसेट, सॉरी, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है बेटा हमारे डे टू डे खर्चों के लिए। तुम्हें भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ लैंड खरीदने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मशीन खरीदने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्लांट लगाने से कुछ नहीं होगा। उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए हमें मजदूर चाहिए, मशीनों के ऊपर काम करने के लिए हमें मजदूर चाहिए, ठीक है। हमारे ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ के काम करने के लिए हमें एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, ठीक है। सैलरीज देनी होती है हमें, बिजली का, पानी का खर्चा करना पड़ता है, बिल्डिंग का रेंट देना पड़ता है,
है, ठीक है। तो डे टू डे में भी हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते अब तो लैंड खरीद लिया अब और पैसा नहीं चाहिए। अरे हर रोज पैसा चाहिए, ताकि हर रोज कभी किसी की सैलरी देनी है, कभी किसी का बिजली पानी का खर्चा देना है, कभी रेंट देना है, तो हर रोज भी हमें डे टू डे खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो डे टू डे खर्चे के लिए तुम्हें बहुत लार्ज अमाउंट नहीं चाहिए, तुम्हें बहुत लार्ज अमाउंट नहीं चाहिए होता, तुम्हें कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट चाहिए होता है, पर वो तुम्हें डेली बेसिस पे चाहिए होता है। हर दिन वो अकाउंट में तुम्हारे पड़े रहना चाहिए। मतलब ये पैसा तो है कि भैया एक बार 50 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद मेरा अकाउंट खाली भी हो जाए तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इस केस में तुम अपने अकाउंट को अभी खाली नहीं कर सकते, तुम्हें हर रोज पैसा चाहिए। समझ रहे हो? मतलब अगर तुम्हें अपना सोचो, तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, एक बार पैसा इकट्ठा करोगे गाड़ी खरीद लोगे, पर हर रोज के लिए पेटीएम करने के लिए कहीं भी पेटीएम करो, है ना? हर रोज के लिए तुम्हें अपने अकाउंट में पैसा चाहिए होता है। तो कितना पैसा रखते हो हर रोज? 1000 2000 लेकर जाते हो ना घर से जब भी निकलते हो, तो वो वर्किंग कैपिटल है। वो वर्किंग कैपिटल है कि तुम्हें हर रोज अपनी डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए जो पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल होता है। सिर्फ प्लांट लगाने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा ताकि सामान प्रोड्यूस हो सके। सिर्फ मशीन लगाने से कुछ नहीं होगा, एम्प्लॉइज भी होंगे ताकि वो काम कर सके। तो रॉ मटेरियल का खर्चा, एम्प्लॉइज के वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, रेंट का खर्चा हो सकता है, ठीक है, वाटर का एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, सैलरी और वेजेस हो सकती हैं हमारी, ठीक है, रॉ मटेरियल का खर्चा होगा। तो ये सारे जो खर्चे हैं जो हर रोज करने होते हैं, जो स्मॉलर अमाउंट में होते हैं पर डेली पैसा चाहिए होता है, ठीक है। और ये वर्किंग कैपिटल, ये हमारे करंट एसेट्स में यूजुअली जो है ये वाला पैसा लगता है, फिक्स्ड एसेट्स में ये पैसा या नॉन करंट एसेट्स में ये पैसा मेरा नहीं लगता है, ठीक है। मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या है वर्किंग कैपिटल में? कैश मैनेजमेंट, मुझे हर दिन कैश मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, कितना पैसा रिसीव करना है, यानी कि मैं कितनी सेल्स ऑन क्रेडिट कर रही हूँ, उस चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कितना सेल्स मैं क्रेडिट के ऊपर कर सकती हूँ, है ना? अगर मैं क्रेडिट पे सेल्स कर रही हूँ तभी तो मेरा बिल्स रिसीवेबल बनेगा ना। कितना सेल क्रेडिट पे कर सकती हूँ, कितने टाइम का क्रेडिट मुझे देना है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, इन सारी चीजों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं बोलूंगी मैंने सेल कर दिया और सेल करके मेरे पास 50 लाख रुपए आएंगे। अरे आएंगे 50 लाख रुपए, कब आएंगे? 3 महीने बाद आएंगे जी, 3 महीने बाद आएंगे बिल्स रिसीवेबल। पर सैलरी तो मुझे आज देनी है, सैलरी तो मुझे आज देनी है, मैं क्या करूंगी 3 महीने बाद आने वाले बिल्स रिसीवेबल का, जब सैलरी आज देनी है? तो यहाँ पर मुझे अपने खर्चों के अकॉर्डिंगली अपने रिसीवेबल्स को, अपने कैश को, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा। मैं एक ही बारी में 10 महीने की इन्वेंट्री इकट्ठी करके रख दूं, इन्वेंट्री तो भैया बहुत सारी है, ठीक है, करंट एसेट बन गया मेरा। अरे लेकिन जो पैसा सैलरीज के लिए रखा था वो तो खत्म हो गया, अब एम्प्लॉइज काम ही नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि मैंने उनको सैलरी नहीं मैं दे पा रही। सैलरी क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि सारा पैसा इन्वेंट्री में लगा दिया। तो इसीलिए बिजनेस एक बार में 10 महीने की इन्वेंट्री इकट्ठा करके नहीं रखता। मोस्टली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम यूजुअली बिजनेसेस जो है रखते हैं, उससे ज्यादा की इन्वेंट्री नहीं रखते। क्योंकि इन चीजों में तुम अपना पैसा फंसा के मत रखो, इन चीजों में पैसा फंसा के मत रखो, सो दैट तुम कैश की फॉर्म में पैसा रख सको, सैलरीज रेंट वगैरह के लिए खर्चा कर सको, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें तो वही बात हो गई, टोटल फंड इन्वेस्टेड, ठीक है, और इसमें नेट में तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इसमें तो तुम्हारा करंट लाइबिलिटी माइनस नहीं किया, नेट निकालना है तो करंट लाइबिलिटी माइनस करके नेट वर्किंग कैपिटल तुम्हारी निकाली जा सकती है। करंट एसेट क्या है? जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइड लिटिल और लो रिटर्न, कुछ ज्यादा इनमें रिटर्न हमें मिलता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें जो है कैश में कन्वर्जन मिल रहा है, तो रिटर्न भी कम होता है। जैसे एफडी है, अगर एफडी 2 साल की कराओगे कम इंटरेस्ट मिलेगा, अगर एफडी 5 साल की कराओगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इनसे कुछ हमें ज्यादा रिटर्न मिलता नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं ये 1 साल के अंदर अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। करंट लाइबिलिटी क्या है? जिनकी पेमेंट भी आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगी, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इनकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करनी पड़ती है, ठीक है। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, आई थिंक ये सबको पता ही होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रही हूँ, क्योंकि तुम 12th के बच्चे हो, तुमने 11th में ऑब्वियसली सब कुछ पढ़ा होगा, एंड ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं एट दिस पॉइंट तुम्हारे लिए, ठीक है, बिकॉज तुम अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे हो, तो आई थिंक इतना तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है।
अगले मेरे पास है, देखो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। तो वर्किंग कैपिटल अब मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम्हें हर वक्त ये सोचना है अपने दिमाग में ये सारे पॉइंट्स को सॉल्व करते वक्त कि क्या मैं सैलरीज और रेंट या फिर लोन का इंटरेस्ट, बिजली पानी का खर्चा, डे टू डे खर्चे कैसे मेरे अफेक्ट होंगे इन रीजंस की वजह से। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, तुम्हारा डे टू डे खर्चा तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, और उस बेसिस पे देखते हैं कि ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं ये कैसे अफेक्ट करेंगे मेरे डे टू डे खर्चों को, यानी कि मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, मेरा अक्रोनियम क्या है, नो, अच्छा नो क्लासिकल। हाँ, एक्रोनियम क्या है, देखो मेरे पास नो, फिर है आगे क्लासिकल। ये है मेरा एक्रोनियम किसका, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की। जितने भी मेरे पॉइंट्स है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का, नो क्लासिकल। ठीक है, चलें, सबसे पहले मेरे पास आता है नेचर ऑफ बिजनेस। तुम खुद सोच के देखो, इन दोनों में से एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक सर्विस बिजनेस है, इन दोनों में से वर्किंग कैपिटल खर्चा किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। क्यों? क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल का खर्चा ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा बड़ी फैक्ट्री चाहिए तो ज्यादा रेंट लगेगा, इसमें ज्यादा मशीनें चलेंगी तो ज्यादा बिजली लगेगी, ज्यादा मजदूर तो सैलरी, सैलरी वैसे चलो इसमें भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि पढ़े लिखे एम्प्लॉयज की सैलरी भी ज्यादा होती है, पर इसके केस में बड़ा हमें फैक्ट्री चाहिए तो रेंट भी ज्यादा होगा, बिजली का खर्चा भी ज्यादा होगा, रॉ मटेरियल का खर्चा भी ज्यादा होगा। इस केस में तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो या छोटे से ऑफिस से काम कर सकते हो, तो रेंट भी कम लगेगा, बिजली पानी का खर्चा भी बहुत कम लगेगा, रॉ मटेरियल तो कुछ लगेगा ही नहीं ज्यादा। इस केस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है क्योंकि तुम्हारी कंप्यूटर्स और ये सब कुछ में कंपैरेटिवली हो सकती है कई बार फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी, वैसे इसमें ज्यादा ही होगी, चलो वो बाद में देखते हैं। अभी के लिए अगर वर्किंग कैपिटल की बात करी जाए तो इस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल, और इस केस में जो है वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए होती है। मेजरली इनका जो खर्चा होता है सिर्फ और सिर्फ सैलरीज पे होता है, उसके अलावा कोई भी इसमें जो है वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए होती, बड़ा खर्चा और कोई इनके पास नहीं होता। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि तुम कितना रॉ मटेरियल लगा करके कितना फिनिश गुड निकाल पा रहे हो। अगर तुम बहुत एफिशिएंट हो तो तुम 2 घंटे में ही पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे, या मतलब बहुत सारा पढ़ दोगे। ठीक है, अगर तुम एफिशिएंट नहीं हो तो तुम 4 घंटे लोगे उतना ही पढ़ने में। तो अगर तुम एफिशिएंट हो, कम टाइम लगेगा, ज्यादा काम हो जाएगा, यानी कि कम खर्चा लगेगा, यानी कि कम वर्किंग कैपिटल लगेगी, ज्यादा काम हो जाएगा। अगर तुम इनएफिशिएंट हो, यानी अगर तुम एफिशिएंट नहीं हो, तो ज्यादा टाइम में पढ़ाई करोगे, है ना, तो यानी कि ज्यादा खर्चे में काम होगा, यानी कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। सही हो गई बात? ठीक है, तो कब चाहिए लेस वर्किंग कैपिटल, हमें कब चाहिए? अगर मेरे पास स्टॉक टर्नओवर रेशो या मेरा डेटर टर्नओवर रेशो हाई है, यानी कि तुम्हारा जो स्टॉक है वो जल्दी बिक जाता है, तुम्हारे पास जल्दी पैसे आ जाते हैं, या तुम्हारे डेटर्स है वो बहुत जल्दी जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो तुम्हारे पास जल्दी पैसा आ जाता है। ठीक है ना, तो ये तो अच्छी बात है। अगर डेटर पेमेंट तुम्हें नहीं करते तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती कि भैया मेरा पैसा तो डेटर के पास फंसा हुआ है, भैया मेरा पैसा तो स्टॉक में फंसा हुआ है, पर ये तो नहीं हो रहा क्योंकि स्टॉक से भी जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है, डेटर से भी जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है, तो तुम्हारा पैसा नहीं फंसा हुआ, तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर डेटर टर्नओवर रेशो लो है या स्टॉक टर्नओवर रेशो लो है तो ऐसे केस में तुम्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो, तुम्हारी लेबर खाली नहीं बैठ रही है, तुम्हारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं हो रहा है, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, क्रेडिट अलाउड, तुम कितनी देर की उधारी देते हो? अगर तुम बहुत ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए उधारी देते हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर तुम लंबे टाइम के लिए उधारी नहीं देते हो तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम देखें कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि लो डेट कलेक्शन पीरियड, तुमने बहुत कम टाइम के लिए जो है डेट दिया है, किसी दूसरे बंदे को बहुत कम टाइम के लिए उधारी दिया है, तुम्हारा जो पीरियड है वो बहुत कम है कलेक्शन पीरियड, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। पर अगर तुम्हारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, यानी कि हाई, सॉरी यहाँ पे आएगा हाई डेट कलेक्शन पीरियड, तो ऐसे केस में तुम्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। देखो, ठीक है, अगर तुम्हारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है
तो तुम्हारे पास डेटर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तुम्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी है तो तुम्हारे पास जो है डेटर्स कम होंगे, तो तुम्हें जो है वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए, ठीक है। अगला चीज है लेवल ऑफ कंपटीशन। देखो जब भी कंपटीशन ज्यादा होता है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। मतलब अगर कंपटीशन ज्यादा है तो हर कोई क्या कर रहा होगा, हर कोई डेटर में है, हर कोई उधारी पे सामान दे रहा होगा, हर कोई ज्यादा पैसा लगा रहा होगा वर्किंग कैपिटल में, तो तुम्हें भी ज्यादा वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना पड़ेगा अगर कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और सब कुछ ज्यादा होगा, उधार भी ज्यादा दिया जाता है जब कंपटीशन ज्यादा होता है, तो डेटर्स में ज्यादा पैसा फंसता है। अगर कंपटीशन ही बहुत कम है तो तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, मैं तो उधारी पे नहीं दूंगा, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। रॉ मटेरियल, अगर तुम्हें रॉ मटेरियल ऐसा है कि भैया आज फोन किया कल रॉ मटेरियल आ जाएगा, तो तुम्हें एक बार में ज्यादा रॉ मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल में कम पैसा फंसेगा। पर अगर मैं बोलती हूँ कि आज फोन किया तो 1 महीने बाद, या मैं बोलती हूँ 2 महीने बाद जाके मेरा रॉ मटेरियल डिलीवर होगा, तो मुझे एट एनी गिवन पॉइंट 2 महीने का बफर रॉ मटेरियल अपने पास इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, तो मेरा पैसा रॉ मटेरियल में फंस के रह जाएगा, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। सही बात है। सो अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है, लीड टाइम कम है, तो ऐसे केस में जो है लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर मेरा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बहुत हाई लीड टाइम है, मतलब बहुत टाइम लगता है रॉ मटेरियल की डिलीवरी होने में, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। सीजनल फैक्टर, अगर मेरा जो बिजनेस है वो सीजनल है, अगर मेरा जो बिजनेस है वो सीजनल है, जैसे कि वुलन गारमेंट्स है कि सर्दी का ही कपड़ा है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया मुझे पता है सर्दी के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड आएगी, तो मैं सर्दी के केस में अपना बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रख लूंगी स्टॉक और सब कुछ, सर्दी के केस में बहुत ज्यादा पैसा लगाऊंगी, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा डिमांड आएगी, क्योंकि पीक सीजन होगा, ठीक है। अगर मेरा सीजनल नहीं है, पूरा साल ही बिजनेस चलता है, तो मैं वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगी। अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर मेरा बिजनेस छोटा सा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर इन्फ्लेशन है, अगर चीजों के दाम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो मैं पहले ही चीजों को स्टॉक करके रख लूंगी। अगर मुझे पता है कि जो मेरा रॉ मटेरियल है आज से 1 साल बाद उसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं पहले ही बहुत सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रख लूंगी, यानी कि मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। तो अगर इन्फ्लेशन हो रही है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर इन्फ्लेशन नहीं है, प्राइस उतना ही रहता है, तो मैं इकट्ठा नहीं करके रखूंगी, जब चाहिए होगा ऑर्डर करके मंगवा लूंगी, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो। कंपनी का बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल माने तो कि तुम्हारी कंपनी किस स्टेज में है। अगर तुम्हारी कंपनी ग्रोथ की स्टेज में है तो तुम ज्यादा पैसा लगा रहे होगे आज की डेट में, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अगर तुम्हारी डिप्रेशन की स्टेज में है, यानी कि अभी तुम्हारी उल्टा डिक्लाइनिंग फेज में है तुम्हारी कंपनी, तो तुम ज्यादा पैसा अपना बचाओगे, सेव करोगे, प्रॉफिट में रखोगे, वर्किंग कैपिटल में अपना पैसा कम लगाओगे, प्रोडक्शन कम करोगे जब डिमांड ही नहीं है तो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अगर तुम्हें उधार पे रॉ मटेरियल मिल रहा है तो तुम्हारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। अगर तुम्हें उधार पे रॉ मटेरियल नहीं मिलता, तुम्हें रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी पड़ती है हाथों हाथ, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो अगर तुम्हें उधार मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अगर उधार नहीं मिल रहा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, रॉ मटेरियल डालने से फिनिश्ड गुड बनाने तक के बीच में कितना टाइम लगता है, क्या इसके बीच में 2 दिन लगते हैं या क्या इसके बीच में 2 महीने लगते हैं। अगर इस बीच 2 दिन लग रहे हैं सिर्फ, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्यों? अरे अभी रॉ मटेरियल डाला, अभी फिनिश गुड निकल के आ गई, ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। अगर इसके बीच में लगते हैं 2 महीने, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो अगर जो लेंथ ऑफ पीरियड है अगर वो ज्यादा है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ठीक है। वही बात है, वही चीज सेम यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि अगर तुम्हारा प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा लंबा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन साइकिल अगर कम है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। हाँ, लॉन्गर है अगर साइकिल तो ज्यादा चाहिए, अगर शॉर्टर साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए, ठीक है।
चलो अगला मेरे पास आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो कि हम अगले पार्ट में करेंगे। आज की वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे अभी के अभी जाके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछो, क्योंकि आई नो काफी जगह पे कंफ्यूजन हो सकती है, काफी सारी, क्योंकि नई टर्म्स हैं, हो सकती है तुम्हारे लिए जो तुमने कभी सुनी नहीं हो। तो कोई भी डाउट है डेफिनेटली पूछो, मैं सारे डाउट्स का आंसर करूंगी। टेलीग्राम पे हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पे हम डाउट्स के आंसर्स करते हैं, तो वहां भी तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।